देखो, मुख्य चीज़ ये है कि जितना सिलेबस अभी हिंदी में आपको पढ़ाएंगे उतना सिलेबस है एसआई वाला। मतलब एसआई में जितने चैप्टर्स दिए गए 28 चैप्टर हैं टोटल एसआई में, एसआई के सिलेबस में। और एसआई का जो सिलेबस है वो हिंदी के लिए पर्याप्त सिलेबस है। मतलब इससे बड़ा सिलेबस हिंदी में फिर स्पेशल हिंदी की परीक्षाओं में ही आता है। स्पेशल हिंदी की परीक्षाओं का मतलब टीजीटी, पीजीटी वगैरह जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं और जिनसे हिंदी के टीचर बनते हैं, इससे बड़ा सिलेबस फिर उसी में आता है। यानी आम जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे बड़ा सिलेबस एसआई का है और हम आपको एसआई के बराबर ही बताए दे रहे हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले वो क्लियर कर लीजिए। हमें इसमें पढ़ना है कि हिंदी भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ, उस विकास के क्रम को हमें समझना है। क्या हिंदी प्रारंभ से ही वैसी है जैसी आज चल रही है, या धीरे धीरे उसमें क्रमिक बदलाव हुए, क्या क्या परिवर्तन हुआ। जैसे मानव का विकास हुआ वैसे ही भाषाओं का विकास हुआ, ये ऐसे समझ लो। ऐसा समझिए कि प्रारंभ में जो मानव रहा होगा वह अभिव्यक्ति के किस माध्यम का उपयोग करता होगा। जब भाषा उसको नहीं आती थी तो वह बिल्कुल उस तरह का रहा होगा जैसे आज के वो लोग होते हैं जो बोलने में असमर्थ होते हैं, वैसे ही इशारा करना या कोई विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालना। आज भी जनजातियों में एक दूसरे तक संकेत पहुंचाने के लिए वो लोग विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, ऐसा पाया जाता है। धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ। जो हिंदी का विकास है वह शुरू होता है संस्कृत से, और संस्कृत के स्वरूपों में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता रहा। वही परिवर्तन यहाँ तक पहुँच गया है जिस स्तर पे आज हम हैं। सबसे पहली जो भाषा थी वो कौन सी थी अपने यहाँ? संस्कृत। और संस्कृत में भी दो स्वरूप थे। एक संस्कृत को वैदिक संस्कृत बोला जाता है, वो प्रारंभिक स्वरूप था संस्कृत का। फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा परिवर्तन आया, वो परिवर्तन के साथ वही संस्कृत दूसरी संस्कृत बन गई जिसको कहा जाता है लौकिक संस्कृत। यानी एक ऐसी संस्कृत थी प्रारंभ वाली जो एकदम शुद्ध प्रकार की संस्कृत थी। फिर जब लोग उसे बोलते रहे तो उसमें अन्य चीजें समाहित हो गई। लौकिक संस्कृति मतलब लोक में बोले जाने वाली संस्कृत, ऐसी संस्कृत। फिर उस संस्कृत में परिवर्तन आया तो एक भाषा बनी जिसको कहते हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी भाषा। टूटी फूटी भाषा मतलब उसमें कुछ संस्कृत भी था, कुछ नई चीजें भी जुड़ गई थी, ऐसी। फिर अपभ्रंश में परिवर्तन हुआ और बनी अबहट्ट। फिर उसमें जब परिवर्तन हुआ तब हिंदी बनी, और हिंदी भी अपनी विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से गुजरते गुजरते आज जिस दौर में पहुंची है उसे हम कहते हैं खड़ी बोली हिंदी। तो इस पूरे क्रम को हमें समझना है इस चैप्टर में, बाकी कुछ विशेष नहीं है, इसी क्रम को हमें समझना है। हिंदी के बारे में कॉमन सी जानकारी देखनी है। देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। यानी एक प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि पूरे विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो एग्जैक्ट गिनती नहीं की जा सकती भाषाओं की, लगभग गणना है कितनी? 3000 की। और उन 3000 भाषाओं में से एक हमारी भाषा है। वो कौन सी है? हिंदी है। ठीक, विश्व में अब एक तरीके के प्रश्न और पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, या हिंदी बोले जाने में कौन से नंबर पे आती है। तो चीनियों की भाषा है, चीनियों की भाषा है जिसको बोलते हैं मंडारिन। ठीक, वो विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे स्पेन की भाषा आती है जिसको हम कहते हैं स्पेनिश। ठीक, तीसरे नंबर पे आती है अंग्रेजी, और चौथे नंबर पे आती है हिंदी। तो हिंदी का विश्व में स्थान कौन सा है? चौथा है। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा चीनी यानी मंडारिन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्पेनिश है, तीसरे नंबर पे अंग्रेजी है, और चौथे नंबर पे हिंदी है। और उन 3000 भाषाओं में हमारा नंबर कौन सा आता है? चौथा। उसका कारण भी है, कारण यह है भारत की जनसंख्या। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली स्थिति में हम हैं तो फिर ज्यादा लोग भी होंगे हमारी भाषा को बोलने वाले। यह भारत की राजभाषा है। हालांकि भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अब महत्वपूर्ण एक बात, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जो उस देश के ज्यादातर नागरिकों द्वारा बोली जाती है।
ज़्यादातर नागरिकों द्वारा अपना ली गई है, उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ऐसी किसी भी भाषा का दर्जा हमारे देश में किसी भाषा को नहीं दिया गया, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया है, लेकिन वो भी सशर्त। अभी जब आपको संवैधानिक उपबंधों के बारे में बताएंगे तो बताएंगे। और राजभाषा का मतलब यहाँ राज्य की भाषा से नहीं है, राजभाषा का मतलब अंग्रेजी में उसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कामकाज की भाषा। जो सरकारी कामकाज होंगे वो किस भाषा में होंगे, उस आधार पर हिंदी को अपनाया गया है। हिंदी प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत का ही सरलीकरण से प्राप्त रूप है, जिसमें संस्कृत के पर्याप्त तत्सम और तद्भव शब्द शामिल हैं। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है। इस पूरे से 3-4 बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि हिंदी 3000 भाषाओं में से एक है। उसमें से सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी भाषा है, जिसको मंदारिन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे स्पेनिश बोली जाती है, तीसरे नंबर पे अंग्रेजी बोली जाती है और चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि यह भारत की राजभाषा है और अपने देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक। और अगली बात ये याद रखनी है कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, तो उद्भव हुआ है संस्कृत से, और संस्कृत के शब्द हिंदी में आपको मिल जाते हैं, उसी से परिवर्तित होकर के हिंदी बनी है, ठीक। आगे देखिए, हिंदी भाषा का इतिहास। सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास जाने तो हिंदी शब्द ही कहाँ से आया है, इस बात को जानने जाना बेहतर रहेगा। हिंदी शब्द कहाँ से आया है? हिंदी शब्द दरअसल एक अपभ्रंश है, मतलब था कुछ और, बदलते बदलते वो हो गया कुछ और। तो इस तरह से हिंदी का उद्भव हुआ ऐसे कि जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में अरब से लोग अपने यहाँ आने लगे थे, आक्रमणकारी, अरब के आक्रमणकारी आने लगे। और जब वो यहाँ आए तो यहाँ आके सबसे पहले उत्तरी भाग में आए। वहाँ पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंधु। वहाँ के जो जगह थी उसका नाम था सिंध, और वहाँ पे जो लोग भाषा बोलते थे उस भाषा को कहा जाता था सिंधी। और जो अरबी थे वो सिंधी कह नहीं पाते थे, या सिंध कह नहीं पाते थे, सिंधु कह नहीं पाते थे, वो इनकी जगह पे हिंदी बोलने लगे, और वही इस भाषा का नाम हो गया। यानी नामकरण किसने किया इस भाषा का? अरबों के द्वारा किया गया। और अरबों के द्वारा किया भी कैसे गया? विकृत स्वरूप कर दिया गया, मतलब वो बोल ही नहीं पाते थे जिस चीज को, उसी का नाम बदल के फिर हिंदी हो गया। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, जरा इसको देख लें। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र को सिंध कहा जाता था तथा इस क्षेत्र की बोली को सिंधी कहा जाता था। ईरान से आए व्यापारी सिंध को हिंद उच्चारित करते थे, अतः सिंधी भाषा को ही धीरे धीरे हिंदी कहा जाने लगा। धीरे धीरे यह शब्द सब जगह प्रचलित हो गया। वही प्रक्रिया हुई, एक शब्द विकृत हुआ और उसके विकृत हो जाने से एक भाषा को उसका नाम मिल गया। अब एक तरह का प्रश्न और पूछा जाता है, भाषा परिवार से संबंधित। भाषा परिवार से संबंधित मतलब हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? तो इस चीज को जरा क्लियर कर लीजिए, यहां से प्रश्न बन जाता है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय का मतलब है भारत यूरोपीय। भारोपीय का क्या मतलब है? भारत यूरोपीय। भारत यूरोपीय जिसको बोल देते हैं इकट्ठा करके भारोपीय परिवार, इसकी भाषा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, यूरोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। और भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर यूरोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। यानी भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, पहला प्रश्न तो आपका ये बन जाएगा। तो भारत में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। वो 4 प्रकार के भाषा परिवार कौन से हैं? एक तो है भारोपीय, यही जिसको हम बोलते हैं भारत यूरोपीय, जिसमें हिंदी आती है, ठीक। दूसरा है द्रविड़। द्रविड़ कहाँ बोली जाती है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका और बन सकता है, वो प्रश्न ये बन सकता है कि द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो जो उधर की भाषाएं हैं, द्रविड़ भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल,
तेलुगु, मलयालम, ये ऐसी भाषाएं हैं जो द्रविड़ परिवार में आती हैं, मलयालम। और फिर आता है एक परिवार जिसको ऑस्ट्रिक परिवार बोलते हैं, और उसके बाद चीनी तिब्बती, जिसमें चाइनीज भाषा का अंश है या तिब्बती भाषा का अंत है, वो चीनी तिब्बती परिवार है। अब भारत में जो पूरी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत इन भाषाओं को बोलता है? जो भाषाएं हिंदी के साथ संबंध रखती हैं, अर्थात कौन से परिवार से हैं? भारोपीय भाषा परिवार से हैं, वो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। यानी लगभग 3/4 जनसंख्या, 4 हिस्से कर दिए जाए पूरी जनसंख्या के, तो उस 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो भाषा बोलते हैं वो कौन सी हैं? भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। 25% लोग, यानी चौथाई भाग कौन सी बोलता है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यानी द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलता है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं कितनी? 1.3%, और चीनी तिब्बती 0.7%, यानी ना के बराबर। ये दोनों ना के बराबर बोली जाती हैं। मुख्य 2 भाषा परिवार हैं भारत में। अब टोटल 4 हैं, लेकिन मुख्य कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक भारोपी भाषा परिवार और दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। एक 73% और दूसरा 25%। ये 2 मुख्य भाषा परिवार हैं। इन भाषा परिवारों को आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये। अब देखिए हिंदी का विकास क्रम, यानी हिंदी ने कैसे विकास किया। हिंदी एक आधुनिक आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्य भाषाओं का विकास अलग अलग पद्धति पर हुआ, यानी विकास की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एक चीज याद रखिए, जब भी हम नए नए लोगों के साथ मिलते हैं, हम नए लोगों के संपर्क में आते हैं या नए लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो एक चीज तो होती है, बहुत चीजों का हम आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। उन बहुत चीजों में सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव भाषा का ही पड़ता है। अब आज अगर हमसे ये कहा जाए कि हम शुद्ध हिंदी बोलें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शुद्ध हिंदी बोलना, क्योंकि हम इतने प्रभावों में रह चुके हैं। अरब यहाँ आए, तुर्क यहाँ आए, फिर मंगोल भी यहाँ आए, मुगल भी यहाँ आए, अंग्रेज यहाँ आए, पुर्तगाली भी यहाँ रहे। वो सब अपनी भाषा के साथ ही तो यहाँ आए थे, और जब यहाँ रहे तो बहुत सारी नई नई चीजें भी वो लेकर के आए, तो नाम भी उन चीजों के वही दे करके चले गए, तो उनके नाम आज तक हम वही रखते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे शब्द हमारी भाषा में जुड़े होते हैं जो हमारी भाषा के नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने घुल मिल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि ये हमारे ही है या कोई दूसरा दे के चला गया। दूसरा, रहन सहन में बदलाव होता है। जब आप किसी के साथ रहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके रहन सहन में बदलाव होगा, और आपके नहीं, जो 2 लोग रह रहे हैं दोनों के रहन सहन में बदलाव होगा। वो आपके रहन सहन की ओर आकर्षित होगा, आप उसके रहन सहन की ओर आकर्षित होंगे। थोड़े दिनों के बाद हो सकता है कि एक नए रहन सहन का तरीका डेवलप हो जाए। हम लोग आज जो कपड़े पहनते हैं, क्या ये हमारे कपड़े हैं? मतलब हम शुरुआत से ही हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे? नहीं, बाहर से लोग आए, उन्हीं का संस्करण हुआ, हम अंग्रेजी कपड़े पहनने लगे। हमारा तो मुख्य परिधान क्या था? धोती कुर्ता, वो तो नहीं पहनते, वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया। ये सब कैसा संभव हुआ? अंग्रेज यहाँ इतने दिन रहे और वो अपने कल्चर को छोड़ गए। अब चीज़ें और हो गई, संचार के माध्यम बहुत बढ़िया हो गए, तो अब हम देख के भी बदल लेते हैं, जाते नहीं हैं, वो भी यहाँ नहीं आते हैं, हमने केवल देख लिया कहीं टीवी पे, मोबाइल पे, और वैसे करके हम बदल लेते हैं। खान पान में भी यही होता है, भोजन की आदतें भी साथ रहने पे बदल जाती हैं। तो वैसे ही भाषाओं का है, संस्कृत से विकास हुआ और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरह से। भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं जरा देख लें। पहला, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो सबसे पहले हुई, वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या थी भाई? वो थी संस्कृत। समय इसका क्या था? 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, लगभग 1500 वर्षों का समय था। इस समय में भाषा कौन सी थी अपने यहाँ? संस्कृत थी। और संस्कृत 2 स्वरूपों में थी। महत्वपूर्ण बात यह भी है, संस्कृत थी लेकिन संस्कृत 2 स्वरूपों में थी इस काल में। 2000 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यानी ये 1000 वर्ष के समय तक, और ये 1000 से 500 ईसा पूर्व यानी 500 वर्ष के समय तक पहले जो भाषा बोली जा रही थी वो कौन सी थी? वैदिक संस्कृत थी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत अपने शुद्धतम रूप में रही होगी।
शुद्धतम रूप में रही होगी, बहुत शुद्ध संस्कृत बोली जाती होगी, तो संस्कृत को हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। और फिर जब ये लोगों की भाषा बन गई, सब लोग इसको बोलने लगे, तो निश्चित सी बात थी थोड़ा बहुत बदलाव तो आएगा, विकृतियां तो आएंगी। तो वो विकृतियों के साथ जो भाषा बनी वो कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन भारत की आर्य भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। और प्राचीन आर्य भारत में संस्कृत के स्वरूप कितने थे? तो 2 स्वरूप थे, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। यानी सबसे पहले जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत में परिवर्तन हुआ तो क्या बनी? लौकिक संस्कृत बनी। अब उसके बाद बात आती है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। इसका समय क्या निर्धारित किया गया है? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी तक। यानी ये कितने वर्षों का अंतराल है? 1600 वर्षों का। 1500 वर्षों तक ये भाषाएं चली और फिर 1600 वर्षों तक दूसरा चरण चला। अब ये दूसरा चरण कौन सा चरण था, ये महत्वपूर्ण है। इसमें जो भाषाएं थीं उन भाषाओं को देख लो। एक भाषा आपको मिलेगी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। और ये सब, पाली प्राकृत को छोड़ दें, ये सब क्या है? ये सब बिगड़े हुए स्वरूप हैं। बिगड़े हुए स्वरूप का मतलब कि जब कोई भाषा सही से एक भाषा रही ही नहीं, बल्कि मिक्सचर हो गया भाषाओं का। और जब मिक्सचर हो गया तो इन भाषाओं का जन्म हुआ। पहली 4 काल में बांटा जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा को कितने कालों में बांटा जाता है? 4 कालों में। पहला जो काल है उसको बोलते हैं प्रथम प्राकृत काल, और इस काल की भाषा थी पाली। समय कितना था? 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक, यानी कुल मिलाकर के 500 वर्षों तक कौन सी भाषा रही भारत में? सही से पाली रही। और महत्वपूर्ण भाषा कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो सब इसी भाषा में दिए हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भारत की प्रथम देश भाषा थी। देश भाषा का मतलब जिसे आम जन बोलते थे, आम नागरिक जिसको बोलता था, ऐसी ये पहली भाषा थी और बुद्ध के सारे उपदेश इसी भाषा में है। दूसरी ऐसी कौन सी भाषा थी? प्राकृत थी। इसका काल 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक रहा है। ठीक, हालांकि थोड़ा आगे पीछे भी होता है। भाषा का विकास एकदम एक तारीख को नहीं हो जाता, विकास तो चल ही रहा होता है, धीरे धीरे बदल जाता है। महावीर स्वामी के सारे उपदेश आपको किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। उसके बाद आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का काल रहा है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यानी ये भी 500 साल का समय रहा। ये भाषा कैसी थी? भ्रष्ट या विकृत भाषा। भ्रष्ट या विकृत भाषा का मतलब यानी इन्हीं भाषाओं में अंतर आ रहा था, इन्हीं भाषाओं में लगातार परिवर्तन हो रहा था। तो जो परिवर्तन हो रहा था उस परिवर्तन के फलस्वरूप जो भाषा डेवलप हुई उसको कहा गया अपभ्रंश। और फिर इसमें जो परिवर्तन हुआ ये और ज्यादा बिगड़ गई। बिगड़ना तो नहीं कहेंगे, और ज्यादा संश्लेषण हो गया, इसमें और ज्यादा चीजें जुड़ गई, तो उसको क्या कहा गया? अभट्ट। और इसका काल कितना है? 100 साल, 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक। और ये कैसी भाषा है? संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा। संक्रमणकालीन भाषा का मतलब ये वो समय था जब चीजें बदल रही थी लगातार, तो उस समय की ये भाषा है। यानी इसके बाद मध्यकाल के बाद क्या आना था? आधुनिक हिंदी आनी थी। आधुनिक हिंदी और मध्यकाल के बीच का जो समय था उस समय ये भाषा थी जिसको हम अभट्ट कहते हैं। याद रखने का तरीका, भाषा का इतिहास सही से प्रारंभ होता है कहाँ से? 2000 ईसा पूर्व से। कहाँ से शुरू हो रहा है? 2000 ईसा पूर्व से। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व से अगर आप 1100 ईस्वी तक आते हैं तो यहां तक आपको कितने काल मिलते हैं? शुरुआत में आप क्या करेंगे? शुरुआत में आपको करना है 2 डिवीजन, एक 1500 साल का और एक 500 साल का। ठीक, उसके बाद 3 डिवीजन 500 साल के हैं और एक 100 साल का। अगर आपको सन नहीं याद रहती तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये याद करने का तरीका हो सकता है। ये तो क्लियर बना रहेगा कि सबसे पहले वैदिक काल था, वैदिक संस्कृत थी, तो वैदिक संस्कृत कितने दिन चली? 1500 साल। उसके बाद लौकिक संस्कृत थी, कितने दिन चली? 500 साल। उसके बाद पाली 500 साल, फिर प्राकृत 500 साल, फिर अपभ्रंश 500 साल, फिर 100 साल के लिए क्या आया? अभट्ट। तो ये क्रम आपको याद रखना है। यहां से आप ये याद कर पाएंगे कि क्रम किस तरह से चला।
भाषा का विकास किस तरह से हुआ। और अब देखिए आधुनिक आर्य भाषा, यानी हम लोग प्राचीन और मध्यकालीन से निकल के अब कहाँ आ गए, आधुनिक आर्य भाषा में। और सन कौन सा हो गया है, 1100। यानी अब हमें अध्ययन जो करना है, यानी आधुनिक आर्य भाषा कितने वर्ष पुरानी हो चुकी है, 900 साल पुरानी। 1100 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका समय 1100 ईस्वी से अभी तक का माना जाता है। इसमें हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी जैसी भाषाएं शामिल हैं। ठीक है। अब हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? शुरुआत में जो हिंदी चली यानी 1100 से, वो हिंदी प्राचीन हिंदी, 1100 से लेकर के 1400, कितने साल, 300 साल। फिर मध्यकालीन हिंदी 1400 से लेकर 1850 तक, यानी ये क्रम कितना है, ये 450 साल का है। और फिर 1850 से आज तक जो हिंदी चल रही है उसे कहा गया आधुनिक हिंदी। और इस आधुनिक हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भाई किसका है, वो है खड़ी बोली का। ठीक है, कौन सी बोली, खड़ी बोली, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है खड़ी बोली का। तो ये एक क्रम हो गया आपका, इसको याद रखेंगे। अब एक एक अपभ्रंश से हम एक एक चीज को समझ लेंगे, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि अपभ्रंश से कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं। पहला तो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बता चुके हैं, बिगड़ा हुआ, पतन हो जाना, यानी जो भाषा थी उसका पतन हुआ, उसका स्वरूप बिगड़ गया, तो उसे क्या कहा गया, अपभ्रंश कहा गया। किंतु इसका साहित्यिक अर्थ है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा का साहित्य। ने जो साहित्य लिखा गया वो प्राकृत के बाद, पहले पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई। तो मतलब अपभ्रंश तब आई जब प्राकृत में ही गड़बड़ियां हुई, प्राकृत में ही बदलाव हुए। तो जो प्राकृत में बदलाव हुए उससे जो भाषा का साहित्य विकसित हुआ उसको अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश भाषा का विकास 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ। और इसमें साहित्य का आरंभ 8वीं सदी में एक कवि थे जिनका नाम था स्वयंभू कवि, उनके द्वारा हुआ। तो 2-3 कवि हैं जो अपभ्रंश भाषा के रहे हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। पहला नाम स्वयंभू का है और स्वयंभू सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं अपभ्रंश के। और उन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम है पौम चर्यू। असल में इसको अगर हिंदी में कहें तो हम कहेंगे पदम चरित्र। तो इतना अंतर था, यानी ये अपभ्रंश थी। पौम चर्यू मतलब पदम चरित्र ये था। और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि संस्कृत के थे, तो संस्कृत में जो स्थान वाल्मीकि का है, अपभ्रंश में वही स्थान किसका है, स्वयंभू का है, महत्वपूर्ण है। दूसरे एक और व्यक्ति थे धनपाल भविष्यत कहा, और ये अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। जो इनकी रचना है वो अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य है। और एक और हुए पुष्पदंत, इन्होंने भी कुछ रचनाएं की। एक रचना का नाम है महापुराण और एक रचना का नाम है जसहर चर्यू। कुल मिला के अपभ्रंश में अगर कोई नाम याद रखना है तो आपको एक नाम याद रखना है, किसका, स्वयंभू कवि का। क्यों, क्योंकि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपभ्रंश से भारतीय आर्य भाषाओं का विकास, यानी अपभ्रंश के भी खंड थे। कौन कौन से, ये कुछ खंड थे अपभ्रंश के, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री। और इनसे कुछ नई बोलियां और भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ, नई बोलियां और भाषाएं बनी। वो कौन कौन सी हैं, अपभ्रंश का एक भेद है सौरसैनी, और उस सौरसैनी से क्या बन के आया, पश्चिमी हिंदी। और हमारी जो बोली है कन्नौजी वो पश्चिमी हिंदी में ही आती है। राजस्थानी ये भी सौरसैनी से ही निकली है। गुजराती ये भी सौरसैनी से ही निकली है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम में जो प्रदेश स्थित हैं, पश्चिम का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो भाषाएं हैं वो अपभ्रंश के खंड से निकली हैं। उस खंड को क्या बोलते हैं, सौरसैनी। इसमें मुख्यतः 3 हैं, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का मतलब जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा है हमारे यहाँ तक, वो उसी में आती है। दूसरा है अर्धमागधी। अर्धमागधी में क्या आता है, अर्धमागधी में आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का मतलब अवधी आदि, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर आती है मागधी। मागधी का मतलब ये, इसमें वो भाषाएं आती हैं जो बिहार आदि में बोली जाती हैं। इसमें बिहारी है, उड़िया है, बांग्ला है और
असमिया है। फिर आती है एक खस, खस इससे निकली है पहाड़ी, ठीक। व्राचर इससे निकली है पंजाबी। और फिर महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से एक भाषा निकली जिसको हम बोलते हैं मराठी। यानी अपभ्रंश ही टूटकर इतनी भाषाओं की जननी बनी। शुरुआत में केवल संस्कृत थी, वही तो था, केवल संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश ने जब अपना वो फैलाया, अपभ्रंश जब टूटा तो बहुत सारी भाषाओं का डेवलपमेंट हुआ। उनमें मुख्य शैलियाँ सौसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री हैं। उनसे ये बोलियां निकल के सामने आई, ठीक है। अगला देखिए, अब उसके बाद बात आती है अपभ्रंश के बाद काहे की, अभट्ट की। यानी अपभ्रंश जब विकृत हुई तो एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसको कहा गया अभट्ट। अभट्ट क्या था, अपभ्रंश का भी बिखरा हुआ स्वरूप, उसको हम अभट्ट बोलते हैं। अभट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। अभट्ट अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी या 1000 से 1100 ईस्वी निर्धारित किया जाता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा। अब इसमें भी कुछ लोग हुए, इसमें से एक नाम याद रखिएगा, थोड़ा महत्वपूर्ण, विद्यापति, ठीक। इन्होंने एक रचना की जिसका नाम है कीर्तिलता। ये महत्वपूर्ण नाम है, बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। कुल मिलाकर के अभट्ट से इतना समझ लो कि जब हम अपभ्रंश के बहुत सारे खंड हो गए, जब हम अपभ्रंश से आधुनिक हिंदी की ओर जा रहे थे तो बीच में 100-200 साल का टाइम ऐसा था जब हम एक अजीब तरह की, अलग तरह की ही भाषा को जी रहे थे, अलग तरह की ही भाषा बोल रहे थे। उस भाषा को नाम दिया गया क्या, अभट्ट। अब एक एक करके हम जरा हिंदी को समझ लेते हैं। यहाँ से ये पेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न निकलते हैं आपके। प्राचीन या पुरानी हिंदी, हिंदी को हमने 3 भागों में बांट रखा है, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से, प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और उसके बाद आधुनिक हिंदी। तो जो प्राचीन हिंदी है उसको जरा समझ लें। मध्य देशी भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। और सर्वोपरि इसलिए भी है कि आज जो भाषा चल रही है वो हिंदी ही है और विश्व में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषाओं में 4थे नंबर पे भी है, सबसे ज्यादा लोग बोलते भी हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश और अभट्ट के बाद विकसित हुई हिंदी से है। यानी ये वो दौर था जब हिंदी नई नई जन्म ले रही थी, हिंदी का जन्म हो रहा था। उस काल की जो भाषा है उसको हम प्राचीन हिंदी बोलते हैं। हिंदी भाषा विशेष का वाचक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी कोई एक नॉर्मल भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी भाषाओं का एक समूह है और थोड़ी बहुत भाषाओं का समूह नहीं। हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं और 5 उपभाषाओं में 17 बोलियां बोली जाती हैं। वो सब हिंदी का ही स्वरूप है, वो सब हिंदी है, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। जैसे आप अपने यहाँ से निकलें और एक एक 2-2 जिले इधर उधर पार हो जाएं, बल्कि 2-2 नहीं, एक एक जिला ही सही से पार हो जाए, तो आपको लगेगा कि ये लोग तो हमारे जैसे नहीं बोलते, ये अलग बोलते हैं। आप कानपुर चले जाएं, अपने यहाँ लड़का लड़की है, वहां बउआ बिट्टी हो जाएगा। मैनपुरी चले जाएं तो वो लला लली हो जाएगा। आप कहीं भी थोड़ा एक जिला परिवर्तित करें, चीजें आपको बदली हुई लगेंगी। दरअसल क्या हुआ, भाषा नहीं बदली है, भाषा वही है, बदला क्या है, बोली बदल गई है। तो हिंदी दरअसल कोई एक भाषा नहीं है, तो हिंदी क्या है, भाषाओं का एक समूह है जिसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका बढ़िया प्रश्न बन सकता है, ठीक है। क्या क्या याद रखना है कि इसमें 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं और ये इनकी लिस्ट है, इसको भी याद कर लेना है। लिस्ट में क्या है, पहली जो उपभाषा है वो है राजस्थानी। अब राजस्थानी के अंतर्गत कुछ बोलियां आती हैं, कितनी, 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी, जो राजस्थान के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी, जयपुरी और ढूंढाड़ी ये एक ही बात है, ठीक है, ये राजस्थान में ही बोली जाती है। मेवाती और मालवी, ये मालवा के आसपास, मेवात के आसपास, तो ये
मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी ये ऐसी बोलियां हैं जो किस उपभाषा के अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी। और ये सारी उपभाषाएं हिंदी के तहत आती हैं। फिर बात आती है पश्चिमी हिंदी। हमारी जो बेल्ट है वो पश्चिमी हिंदी वाली बेल्ट है, ठीक। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? एक तो खड़ी बोली आती है जो हिंदी का प्रचलित स्वरूप है, जिसमें ये सब लिखा है, जिसको हम मानक हिंदी भी कह सकते हैं मूल रूप से, वो भी इसी में आती है। दूसरा ब्रज भाषा आती है। ब्रज भाषा का मतलब हुआ आगरा, मथुरा, एटा, कुछ भाग इटावा का भी, मैनपुरी, इन सब जिलों में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है, वो बोली है ब्रज भाषा। फिर उसके बाद आती है बांगरू। ये बांगरू क्या है? बांगरू को हम कह सकते हैं हरियाणवी, जो हरियाणवी भाषा है उसको क्या कहेंगे? बांगरू, ठीक। बांगरू इसी में भी आती है, हरियाणा के भी। बुंदेली, बुंदेली मतलब बुंदेलखंड, झांसी, ललितपुर, महोबा, ये सारे, चित्रकूट, इन सारे जिलों में जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है वो है बुंदेली। और फिर आती है कन्नौजी। कन्नौजी का मतलब कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, इधर जो भाषा बोली जाती है, जो बोली बोली जाती है उसको हम बोलते हैं कन्नौजी। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपकी बोली क्या है, तो आपकी बोली है कन्नौजी, ठीक है, बोली है कन्नौजी। और अगर उपभाषा पूछ दी जाए तो आपकी उपभाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी है। और भाषा क्या है? तो भाषा आपकी हिंदी है, भाषा हिंदी, उपभाषा पश्चिमी हिंदी और बोली कन्नौजी। फिर आती है पूर्वी हिंदी। तो अब एक चीज देख ली, राजस्थानी में कितनी बोलियां हैं? 4। फिर पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 5। फिर बात आती है पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अवधी का मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो अवधी है। बघेली बघेलखंड में जो भाषा बोली जाती है वो है। और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में जो भाषा बोली जाती है हिंदी, उसको छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। तो इधर कितनी हुई टोटल? 3 हुई। फिर बात आती है पहाड़ी की। पहाड़ी में 2 है, ये उत्तराखंड की भाषाएं हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक, ये 2 बोलियां हैं। और फिर बिहारी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। कल इसी से संबंधित एक प्रश्न भी था उसमें, प्रैक्टिस सीट में मगही का था। तो मगही किस में आती है? बिहारी में। अब एक चीज फिर क्लियर कर लीजिए, उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी और पूर्वी 2 ये हो गए, ठीक। एक पहाड़ी हो गई, एक बिहारी हो गई, कुल मिलाकर के 5 उपभाषाएं हैं। उनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो बिहार में जो बोली जाती हैं सब बिहारी के अंतर्गत आएंगी। और बिहार में 3 मुख्यतः बोली जाती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही, ठीक है। पहाड़ी में 2 बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। पश्चिमी हिंदी में सबसे ज़्यादा है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू मतलब हरियाणा वाली, बुंदेली जो बुंदेलखंड में बोली जाती है, और कन्नौजी जो अपने यहाँ की है। राजस्थानी में वो है जो राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, मारवाड़ी, जयपुरी अर्थात ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी, ठीक है। अगला देखो, इसी से संबंधित कुछ और फैक्ट्स हैं। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल है, बता दिया। हिंदी का जो प्रारंभिक काल है जिसको प्राचीन हिंदी बोलते हैं वो क्या है? शिशुकाल है। मतलब अभी हिंदी बाल स्वरूप में थी, बच्चे के रूप में थी, डेवलप नहीं हो पाई थी सही से। यह वह काल है जब अपभ्रंश और अभट्ट प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप विकसित नहीं हुए थे। सीधी सी बात है, ये वो काल था जब हिंदी डेवलप हो रही थी। तो निश्चित सी बात है कि अभी अपभ्रंश का अंश भी था उसमें, अभट्ट जिससे वो डेवलप हुई उसका भी अंश उसी में था। तो अभी पूरी तरह से बोलियां और उपभाषाएं डेवलप नहीं हो पाई थी, ये वो दौर था। प्राचीन काल में हिंदी में अस्पष्ट रूप से ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली का पुट मिलता है। इन प्राचीन काल में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी चीजें मिलती हैं? ब्रजभाषा मिलती है, अवधी मिलती है और खड़ी बोली, ये 3 बोलियां ज्यादा मात्रा में थी। ब्रजभाषा की पहली रचना संधारू अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित है। महत्वपूर्ण बात, ये प्रश्न आपका बन सकता है कि ब्रजभाषा बोली में सबसे पहली रचना किसने की? पहला प्रश्न तो ये बनेगा किसने की, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कौन सी की, ठीक। तो 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली रचना थी प्रद्युम्न चरित, और इस प्रद्युम्न चरित को लिखने वाले कौन थे? संधारू अग्रवाल, ठीक।
अवधि की पहली रचना मुल्ला दाऊद की कृति चंदायन, लोर कहा या लोर चंदा, ये एक ही रचना के तीन नाम हैं। एक ही रचना के तीन नाम है, चंदायन, लोर कहा या लोर चांदा। किसके द्वारा लिखी गई? मुल्ला दाऊद। अब दो तरह के प्रश्न। अवधि का पहला कवि कौन था? तो अवधि का पहला कवि यही था भाई, पहली रचना उसकी मिली है तो मुल्ला दाऊद था। लेकिन अवधि को सबसे ज्यादा ऊंचाई किसने दी? तो ऐसे दो लोग थे। एक, भारत में सबसे ज्यादा प्रतियां अगर किसी ग्रंथ की बिकी हैं तो वो रामचरितमानस है, और वो अवधि में ही है, तुलसीदास ने लिखा है। तो एक व्यक्ति तो थे तुलसीदास, और दूसरे एक और बहुत फेमस व्यक्ति थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन दो लोगों ने अवधि को उसकी ऊंचाई तक पहुंचाया, लेकिन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? मुल्ला दाऊद के द्वारा। इन्होंने पहली रचना की चंदायन, लोर कहा या फिर लोर चांदा। खड़ी बोली को प्रारंभिक अस्पष्ट साहित्य के विकास का श्रेय सिद्ध संत सरहपा, यानी सिद्ध एक प्रकार के संत होते थे, उनमें एक संत का नाम था सरहपा, उनको जाता है। नाथ संप्रदाय के एक संत थे गोरखनाथ, उनको जाता है खड़ी बोली का विकास करने का श्रेय। सूफी संत थे खुसरो, जयदेव, नामदेव, रामानंद, ये आदि संत थे, यानी खड़ी बोली का प्रारंभ भी संतों के हाथों हुआ, उन्होंने ही इसका सही से प्रारंभ किया। महत्वपूर्ण बात इस पूरे टॉपिक से क्या है? दो बातें। एक तो ब्रजभाषा का पहला कवि और उसकी रचना, और दूसरा अवधि का पहला कवि और उसकी रचना। ठीक। अब बात आती है मध्यकालीन हिंदी की। मध्यकालीन हिंदी में डेवलपमेंट अच्छा हो गया था। अच्छा होने का मतलब ये हुआ था कि जब आप प्राचीन हिंदी में देखते हैं तो इसकी बोलियां स्पष्ट नहीं हो पाई थी सही से, डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया था। यहां तक आते आते डेवलपमेंट ठीक ठाक हो गया था, अच्छी स्थिति में हो गया था। यानी मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप कैसा हो गया था? स्पष्ट हो गया था, उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई थी। इस काल में भाषा के तीन रूप निखर कर सामने आए। वो तीन रूप कौन कौन से? ब्रजभाषा, अवधि और खड़ी बोली, ये तीन प्रमुख स्वरूप थे। ठीक है। इसमें से ब्रजभाषा को राजसी संरक्षण प्राप्त होने के कारण इसका तीव्र गति से विकास हुआ। अवधि का भी अच्छा विकास हुआ, लेकिन खड़ी बोली अपनी सामान्य गति से मिश्रित स्वरूप में विकासरत बनी रही। यानी सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर उस समय किसी भाषा का हुआ तो वो किसका हुआ? ब्रजभाषा का हुआ। कारण इसका क्या था? कारण था इसको राजसी संरक्षण प्राप्त होना। यानी स्थितियां क्या थी उसको जरा समझ लो। पहले जो कवि लोग होते थे तो कवियों का काम क्या है? कविता लिखना। कविता लिखने वाला घर कैसे चलाएगा? तो कवि ज्यादातर गरीब ही होते थे। वो पूरी एनर्जी तो काय में लगा देगा? कविता लिखने में, और काम धाम कुछ करेगा नहीं तो घर वाले परेशान रहेंगे। तो ज्यादातर कवि, अच्छे कवि तभी बन पाए जब वो आर्थिक तौर पे स्वतंत्र रहे, और आर्थिक तौर पे स्वतंत्र रहने का एक ही तरीका था कि वो किसी राजा के यहाँ रहने लग जाएं, उसके गुणगान करें, उसके लिए कविता लिखें, वो खुश हो और इनाम देता रहे, अपना काम चलता रहे। तो इस तरह से ब्रजभाषा के कवियों को राजसी संरक्षण प्राप्त हो गया, तो ब्रजभाषा और ज्यादा डेवलप हुई। ठीक, ये कवियों का था। दूसरा, अवधि का भी ठीक ठाक विकास हुआ, लेकिन खड़ी बोली उतना विकास इस युग में नहीं कर पाई। लेकिन आधुनिक हिंदी में पूरा विकास फिर खड़ी बोली का ही हुआ। बाकी ये दोनों भाषाएं गौड़ हो गई, दोनों बोलियां गौड़ हो गई। सबसे ज्यादा विकास खड़ी बोली का ही हुआ। 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुस्लिम शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ, तब इसके विकास ने गति पकड़ी, और ये क्रम चलेगा कब तक? 1850 तक। यानी इसका काल, मध्यकालीन हिंदी का काल का कितना है? 1400 से लेकर के 1850 तक। तो जब 18वीं शताब्दी आई तो मुस्लिम शासकों ने थोड़ा ध्यान दिया खड़ी बोली की ओर। उन्होंने जब ध्यान दिया खड़ी बोली की ओर, तब खड़ी बोली का डेवलप हुआ। उससे पहले ब्रजभाषा और अवधि ने अच्छा खासा डेवलपमेंट इस दौर में कर लिया था। अब देखिए मध्यकालीन हिंदी के प्रमुख रचनाकार। मध्यकालीन हिंदी के प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हुए? तो पहले तो हम ब्रजभाषा के रचनाकारों को देखेंगे, फिर अवधि के रचनाकारों को देखेंगे, फिर खड़ी बोली के रचनाकारों को देखेंगे। इसके विकास में मुख्य योगदान हिंदी की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को जाता है। यानी ब्रजभाषा की जो समृद्धि है वो कृष्ण भक्ति के ऊपर ही आधारित है। या हम ये कहें
कि ये उस क्षेत्र की भाषा है जहां कृष्ण का जन्म हुआ था, सीधी सी बात है। अवधि उस क्षेत्र की भाषा है जहां राम का जन्म हुआ था, तो अवधि को प्रसिद्धि देने के लिए राम का सहारा लेना पड़ेगा और ब्रजभाषा को प्रसिद्धि देने के लिए कृष्ण का। तो ये उस क्षेत्र की ही भाषा है। और जितने भी बड़े कवि हुए जो कृष्ण के लिए जिन्होंने लिखा, वो सब ब्रजभाषा के ही थे। आप जब कवियों का वर्गीकरण करते हैं तो आप देखते हैं कि दो तरह के कवि थे, एक निर्गुण, दूसरे सगुण। निर्गुण वो थे जिन्होंने ईश वंदना तो की, भगवान की प्रार्थना तो की, लेकिन उन्होंने भगवान के उस स्वरूप को नहीं माना जिसमें उनके 4 हाथ होते हैं या 2 सिर होते हैं, 3 सिर होते हैं, ये कुछ नहीं माना। उन्होंने शरीर नहीं माना भगवान का, वो ये मानते थे कि भगवान है जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है और हर जगह विद्यमान है। एक तो वो हुए। इनमें मुख्य नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास ने कहीं भी राम लिखा है तो उनके राम का मतलब श्री राम नहीं है, उनके राम का मतलब एक जो ईश्वर है उसको ही हमने नाम बोल दिया है बस। तो वो निर्गुण भक्ति के थे। फिर दूसरे थे सगुण वाले। सगुण वाले का मतलब ये ऐसे कवि थे जो भगवान को शरीर के रूप में मानते थे। अब उसमें भी 2 तरीके थे। 2 तरीके कौन कौन से? एक तो रामाश्रयी वाले थे, एक कृष्णाश्रयी वाले थे। एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राम के लिए लिखा, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने कृष्ण के लिए लिखा। जिन्होंने राम के लिए लिखा उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम तुलसीदास का आता है, जिन्होंने कृष्ण के लिए लिखा उनमें सूरदास का आता है। ठीक है, और भी बहुत से थे, मुख्यतः उनमें सूरदास का आता है। अब देखिए, पुष्टि मार्ग या शुद्ध द्वैत संप्रदाय के सूरदास। अब महत्वपूर्ण बात, इसमें मैंने ज्यादा चीजें इसलिए लिख दी ताकि इस तरह का प्रश्न आए तो भी आप न चूकें। सूरदास ने इस डेवलपमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूरदास किस श्रेणी के कवि थे, किस मार्ग पे चलते थे? तो उनके मार्ग को कहा गया पुष्टि मार्ग। कौन सा बाद मानते थे? तो शुद्ध द्वैतावाद मानते थे। ठीक है, और नंददास ये इन्हीं की श्रेणी के थे। निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट, चैतन्य संप्रदाय के गदाधर भट्ट, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश, ये महत्वपूर्ण नाम है, इसको याद रखिएगा। ये भी ब्रजभाषा के कवि थे। क्या नाम था? हित हरिवंश। और ये माना जाता है कि ये श्री कृष्ण की मुरली के अवतार थे। कन्हैया जी जो बांसुरी बजाते थे, इन्हें उस बांसुरी का अवतार माना गया है। ठीक, और एक महत्वपूर्ण बात बता दें, आज के समय के जो एक महत्वपूर्ण संत हैं और सबसे प्रसिद्ध संत इस समय के, इस दौर के जो हैं, कौन? प्रेमानंद जी महाराज। वो इसी वाली शाखा के हैं। कौन सी शाखा? उनका संप्रदाय क्या है? राधा वल्लभ संप्रदाय है। और इसी संप्रदाय में कौन हुए थे? हितहरि वंश हुए थे। उनको माना जाता था कि वो श्री कृष्ण की बांसुरी के अवतार हैं। एवं संप्रदाय निरपेक्ष, कुछ ऐसे भी लोग थे जो किसी संप्रदाय में नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण के लिए लिखा, और हल्का फुल्का नहीं लिखा, बहुत लिखा और बहुत अच्छा लिखा। उनमें से एक नाम आता है रसखान का। और रसखान का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मुस्लिम थे, और मुस्लिम होते हुए भी वो भक्ति किसकी करते थे? कृष्ण की करते थे। ये बड़ी बात है। एक नाम आता है किसका? मीराबाई का। इनमें प्रमुख योगदान सूरदास का रहा, जिन्हें अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा, उपनाम हो गया ये अष्टछाप का जहाज। अष्टछाप का जहाज किसको कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। भक्ति मार्गी कवियों के अलावा रीति लिखने वाले भी कवि इस युग में हुए हैं। ये तो भक्ति वाले हो गए जिनके नाम ऊपर लिए गए। कुछ ऐसे थे जो रीत काल वाले थे। उनमें किसके नाम आते हैं? केशव दास का आता है, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर, बिहारी आदि। और इनमें से एक नाम आपका पड़ोसी है, ये मैनपुरी जिले के थे। मैनपुरी में जो जगह पड़ती है कुशमरा के रहने वाले थे, और वहां पे इनका अभी एक वो बना हुआ है संग्रहालय। ठीक, मैं वहां गया था एक बार तो मुझे याद आ गया। इनको बोला जाता है महाकवि देव, तो ये भी इसी में आते हैं। और ये मुख्यतः इन्होंने भक्ति के अलावा भी लिखा, लौकिक मुद्दों पे ज्यादा लिखा, और भक्ति में इन्होंने जो लिखा वो शिव के लिए लिखा ज्यादातर। ठीक, तो ये आपके पड़ोसी हैं इनमें से एक। रीति मुक्त कवियों में घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि, ये कुछ और ये रीति से भी बाहर थे। ये भक्ति, ये रीत मार्गी, और ये रीत मार्गी से भी बाहर, ऐसे कुछ कवि थे। तो ये मध्यकालीन का के प्रमुख रचनाकार हो गए।
अवधि का भी थोड़ा देख लेते हैं, अवधि में क्या स्थिति थी। अवधि में साहित्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने में श्रेय सूफी और प्रेम मार्गी कवियों को जाता है। प्रमुख रचनाएं देखो, इस समय की एक प्रमुख रचना थी कुतुबन की मृगावती, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खूब ही पूछी जाती है। जायसी की पद्मावत, मंझन की मधुमालती, एक थे आलम, इनकी थी माधवानल काम कंदला, ये आलम। और महत्वपूर्ण बात बताएं, ये आलम जो है वो मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू ही थे। बाद में इन्होंने नाम परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित इसलिए कर लिया कि इन्होंने विवाह एक मुस्लिम स्त्री से कर लिया और बाद में अपना नाम परिवर्तित कर लिया, धर्म परिवर्तित कर लिया। उस्मान, इनकी रचना है चित्रावली। नूर मोहम्मद इंद्रावती। कासिम शाह की एक रचना है हंस जवाहिर। शेख निसार की रचना यूसुफ जुलेखा और अली शाह की रचना प्रेम चिंगारी आदि। इन कवियों ने अवधी साहित्य को गरिमा प्रदान की, लेकिन सबसे ज्यादा गरिमा प्रदान करने वाला अभी बाकी है। कौन? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधि में की, और अवधि के भी कौन से स्वरूप में? वैशावड़ी अवधि में। अगर मतलब थोड़ा और डीप प्रश्न पूछ दिया जाए तो जनरली तो अवधि पूछा जाएगा, लेकिन और ज्यादा डीप अगर उसको बना दिया जाए तो क्या बताना है आपको? वैशवाड़ी अवधि में अवधि भाषा को लोकप्रिय कर दिया। रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इतना प्रसिद्ध है कि अवधि की अगर बात आती है तो रामचरितमानस की बात आती है, और रामचरितमानस की बात आएगी तो सीधी सी बात है कि फिर तुलसीदास की बात आएगी। अवधि के दो सबसे प्रमुख कवि हुए, कौन कौन से? एक तो जायसी हुए और दूसरे तुलसीदास। जहां जायसी ने अवधि के ठेठ देहाती स्वरूप का प्रयोग किया, वहीं तुलसी ने अवधि के तत्सम स्वरूप का प्रयोग किया। यह बात याद रखनी है। तुलसी ने जो अवधि लिखी है वो साहित्यिक अवधि है, मतलब अच्छी अवधि, जो भाषा के दृष्टिकोण से समृद्ध तरीका होता है उस तरह से लिखा। और जायसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है, जायसी ने आम आदमी की अवधि का प्रयोग किया। आम आदमी जैसा बोलता था वैसे शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने शुद्ध शब्दों का, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया। तो दोनों के बीच में ये अंतर है। चीजें तो दोनों की महत्वपूर्ण है। और एक चीज और आज देख लेते हैं, फिर बचा हुआ जो आधुनिक हिंदी का है वो हम कल देखेंगे। खड़ी बोली, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस काल में खड़ी बोली बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई थी। अवधि और ब्रजभाषा का बोलबाला था, लेकिन पूरा आधुनिक काल फिर खड़ी बोली के आसपास ही घूमेगा। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट वहीं हुआ। मध्यकाल में खड़ी बोली का मुख्य केंद्र उत्तर से बदलकर दक्कन हो गया। इस प्रकार खड़ी बोली के दो स्वरूप हो गए थे, एक उत्तरी हिंदी और एक दक्कनी हिंदी। खड़ी बोली का प्रयोग कबीर, दादू नानक, मलूकदास, रज्जब की कृतियों में गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह रचना किसकी है? कवि गंग की। रहीम की मदनाष्टक, नरोत्तम दास का सुदामा चरित, जटमल का गोरा बादल की कथा आदि प्रमुख योगदान है। साथ ही बली, सौदा, इंसा और नजीर ये वो कवि हैं जो दक्षिण के थे। ये कुछ ऐसे कवि हैं जो दक्षिण के थे और हिंदी में लिखते थे, खड़ी बोली में लिखते थे। तो इतना यहां तक आपने देख लिया है मध्यकालीन हिंदी तक। शुरुआत से हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, फिर हिंदी का विकास किस क्रम में चला। अब आप मेन हिंदी तक पहुंचेंगे, यानी अब हम यहां तक हिंदी का कितना पुराना इतिहास तक जान चुके हैं? 1850 तक का। 1850 के बाद जो क्रम शुरू होता है वो अब आएगा, और उसको बोलते हैं एकदम खड़ी हिंदी, खड़ी बोली। और वो खड़ी बोली आज तक चल रही है, हमें उस स्वरूप को देखना है। ठीक है।